महिलाएं जो है ना वो सिर्फ भीड़ के रूप में इस्तेमाल हो रही है। भीड़ के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है बस, और वोट देने के लिए कि आप वोट देने के लिए उसको पूछा जाता है उस दिन, और कहीं पे मीटिंग रैलियों में आने के लिए वो अपना हसूली वो डाभा वगैरह ले करके बस फोटो वगैरह करने के लिए आ जाती है। आदिवासियों का जो कल्चर है, जो नेचर है, आप उस कल्चर को ख़त्म कर रही हैं। उसका जो धर्म है, आप उसका धर्म को ख़त्म करना चाह रही हैं। आप सारे आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अब महिलाओं के किसी काम की नहीं है भाई। आपका अपना दर्द इतना भी बड़ा नहीं, आप सुखी संपन्न, आपको खाना मिल रहा है, आपकी बच्चियां चमक रही हैं, उनका चेहरा चमकता है, दमकता है, कोई कमी नहीं है। उससे ज़्यादा बुरे हाल में यहाँ की आदिवासी औरतें हैं। आप उन औरतों के लिए कितनी दुखी, आपने क्यों देंगी वो आपको वोट? महिलाएं ही महिलाओं को अट्रैक्ट कर पा रही। आप कल्पना जी को ही देख लीजिए ना, वो जिस तरह से महिलाएं उनको देखकर खुश हो रही हैं, अपनापन फील कर रही हैं, वो मर्दों के साथ नहीं फील करता है। सुनील सोरेन जी पूर्व सांसद इस तरह का बयान अगर देते हैं कि अगर कोई लड़की कहीं घूमने आ रही है बाहर से या कहीं से भी, तो उसको पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। एक तरह से वो विक्टिम शेमिंग कर रहे थे कि आपकी गलती है कि आपने सूचित नहीं किया, इस वजह से आपके साथ ये रेप हो गया है ना। औरतों को इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप शोषकों से उसकी तुलना औरतों से कर रहे हैं। और वो जयराम, मैं तो हमेशा ही उनको मैंने देखा इंटरव्यू में कि ऐसे ही घटिया स्त्री विरोधी उदाहरण दे करके लोगों को समझाते हैं। इनको बेसिक जो होता है ना, बेसिक ट्रेनिंग इनकी पार्टी जो बीजेपी की है ना, वो सिखाती नहीं है कि आप कोई भी घटना अगर होता है तो आपको स्टेटमेंट कैसे देना है। पुरुष जो हैं वो समझदार होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद महिलाओं के मामले में ना बहुत ही पिछड़े हैं। मतलब उनका जो सोच है या जो जिस तरह से संवेदनशील होना चाहिए महिलाओं को लेकर के, एकदम से उनकी संवेदनशीलता अधिकतर पुरुषों में शून्य है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव एकदम अंतिम चरण पर है और हम आपको बता दें, इस अंतिम चरण में झारखंड के 3 संसदीय सीट यानी कि गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान होने हैं 1 जून को। आज के बाद यानी कि 30 मई के बाद पूरे देश में चुनावी शोरगुल, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे छींटाकशी बंद हो जाएगा। महज 1 तारीख यानी कि लास्ट मतदान होगा, 4 तारीख को यहाँ पे फैसले आ जाएंगे। उसके बाद सारा कुछ, उससे पहले सारा कुछ बंद हो जाएगा, यानी आज के बाद सारा कुछ बंद हो जाएगा। फिलहाल हमारी जनमन चुनावी यात्रा जब शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम इस चुनाव के दौरान आधी आबादी की पूरी बात भी करेंगे, यानी कि महिलाओं के खास मुद्दे, अहम मुद्दों पर भी चर्चाएँ होंगी। जिनसे भी हम मिले, अगर हम पुरुष प्रत्याशियों से मिल रहे तब भी हम बातचीत करेंगे, कोई महिला नेत्री हमें मिल जाए तब भी हम उनसे बातचीत करेंगे। इसी दौरान फिलहाल हमारी आखिरी चुनावी यात्रा दुमका के देवघर जिला में पहुंची है और हमारे साथ देवघर जिला के सरवा इलाके में अभी इस वक्त हम हैं और हमारे साथ जेएमएम नेत्री रजनी मुर्मू हमारे साथ है। रजनी को बहुत सारे लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, महिलाओं के मुद्दे पर मुखर होकर हमेशा अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। कई बार इनके साथ भी कैसी घटनाएं हुई हैं जो महिलाओं को सच दिखाने के लिए बोला गया है और वहाँ पर पुरुष वर्ग ने अच्छी खासी आलोचना इनकी की है। फिलहाल जेएमएम ज्वाइन किया है इन्होंने, जेएमएम के लिए अभी प्रचार भी कर रही हैं। हम बातचीत करते हैं इनके साथ, कैसा रहा चुनावी सफ़र और क्या क्या मुद्दे हैं दुमका की महिलाओं के। फिलहाल रजनी दी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जोहार। जोहार जोहार। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, आपको तो हमेशा हम महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत करते देखते हैं, लेकिन एज अ सोशल वर्कर, चूँकि आप जेएमएम नेत्री बन गई हैं, अब उन मुद्दों को कैसे देख रही है, महिलाओं के मुद्दों को कैसे देख रहे हैं, एज अ पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर कैसे देख पा रही हैं? देखिए, हम लोग मुद्दा तो उठाते हैं सोशल मीडिया के जरिए या अपना व्यक्तिगत स्तर पे जो भी करते हैं, लेकिन मुझे ये शुरू से ही पता था कि जब तक आप पावर में महिलाएं नहीं आएंगी तब तक उनके लिए कोई योजना विस्तृत स्तर पे आप नहीं बना सकते। आप व्यक्तिगत स्तर पे आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे या कितनी महिलाओं की मदद कर पाएंगे। लेकिन हाल के दिनों में आप झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बदला है। संजोग से या ऐसा कुछ
परिस्थिति आई या आपदा आई झारखंड सरकार में, अभी आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को चुनाव के से पहले जस्ट पहले उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर कल्पना सोरेन जी को आना पड़ता है, उनकी पत्नी को। तो जिस तरह से हम लोग कल्पना सोरेन जी को देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपना आदिवासियों के साथ, लोगों के साथ, जनता के साथ किस तरह से कनेक्ट हो रही है, और मुझे पता चला कि उनके आने की वजह से सरकार ने महिलाओं को लेकर के बहुत सारे फैसले उन पे प्रभाव पड़ा है। मुझे पता चला है अंदरूनी स्तर पर कि उन्होंने झारखंड सरकार ने एक योजना चलाई थी, सावित्रीबाई समृद्धि योजना, किशोरी समृद्धि योजना, छात्राओं के लिए 8वीं क्लास से ऊपर जो भी छात्राएं हैं, सरकार ने ये नियम लगाया था कि जिन घरों में 2 बेटियां होगी उन 2 बेटियों को सरकार सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत हर साल 2-2,500 रुपया देगी। 9th 10th 8 9 10 फिर मतलब सारी पढ़ाई तक, ग्रेजुएशन PG तक, वो 40,000 रुपया टोटल उसको देगी, छात्रवृत्ति के अलावा 2 बेटियों को। लेकिन कल्पना जी जब आई और उनका राजनीति में हुआ पदार्पण, तो ये उन्होंने इसके बाद ही ये घोषणा आया कि सिर्फ 2 बेटियों का नहीं, इस एक परिवार में जितनी भी बेटियां होंगी उनको सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, तुरंत ही ये एक बहुत मतलब सालों से महिलाएं जो वर्किंग वुमेन जो है सर, गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन है, वो लोग एक आंदोलन कर रही थी, आवेदन दे रही थी कि उनको चाइल्ड केयर लीव मिले, है ना। सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने पहले ही कानून बनाया था कि आप स्टेट में अपना ये चाइल्ड केयर लीव 2 साल का, बच्चा पैदा करने के बाद 2 साल आप लंबी छुट्टी ले सकते हैं। तो ये झारखंड सरकार ने कल्पना जी के आने के बाद ये लागू कर दिया कि सभी गवर्नमेंट जॉब में जो महिलाएं हैं उनको ये लाभ मिलेगा। तो ये देखिए, सरकार के पास पावर है, सत्ता है, अगर वो चाहेगी ना तो एक झटके में महिलाओं की ज़िंदगी वो बदल सकती है। अभी जैसे कि इंडिया गठबंधन के तहत हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके साथ गठबंधन किया, तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने जो एक अपना बनाया है कि वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे हम लोग लगातार बात करते हैं कि महिलाएं, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं वो अनपेड वर्कर के रूप में घरेलू काम, घर में जो काम करती है, हाउस वाइफ रख के जो वो काम करती है, और उसको कोई सैलरी नहीं मिलता है, कोई पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है कि हम लोग, अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग हर महिला को, हर हाउस वाइफ को, उस एक परिवार की जो महिला होगी, गृहिणी जो होगी, उनको 8,500 रुपया महीना देगी, मतलब साल का 1 लाख उसको मिलेगा। तो एक महिला के हाथ में आर्थिक पावर जो भी आता है, जितना भी आता है ना, अगर आ जाता है, उनका लाइफ सेटल हो जाता है। ठीक है, सारा जो गेम जो होता है ना वो पैसे का ही होता है, पैसा ही आपको पावर देता है। आपके पास पैसा आता है, आपका जो सामाजिक स्टेटस है वो भी बेहतर होता है। तो इस तरह से महिलाओं को लेकर के मैं देख रही हूँ कि अभी जो तत्काल जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिस सरकार के साथ या जिस पार्टी के साथ, वो महिलाओं को लेकर के ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए देखिए तो राजनीतिक स्तर पर अभी चीज़ें बदल रही है, नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ये सरकार लेके आ रही है। अच्छा रजनीत, एक बात बताइए, हम आपको एज आ शिक्षिका समझते थे, मतलब जानते ही थे, आप ऐसे शिक्षिका भी थे गोड्डा कॉलेज में। उसके बाद फिर वो जो कांड हुआ तो लोगों को ही पता है कि गोड्डा कॉलेज वाला कांड पूरे झारखंड को पता है। उसके बाद फिर आप सोशल वर्क में आए, सोशल वर्क करने के बाद फिर आप राजनीति में आए। ऐसा क्यों लग रहा है कि महिलाओं को धीरे धीरे अब राजनीतिक में आना चाहिए? ऐसा लगा आपको कभी या फिर ऐसे ही आ गए? मैं बताती हूँ आपको, महिलाओं का जो आंदोलन था ना, अधिकार का आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत ही इसी आधार पे हुई थी। अमेरिका में जब ये शुरू हुआ था, स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के, यहीं से हुआ था कि इनको एक तो वोट देने का अधिकार मिले, है ना, किसको हम सरकार में लाएंगे, किसको सत्ता में लाएंगे, ये उनको अधिकार मिले। दूसरा ये कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान वेतन मिले, और तीसरा ये कि उनका काम का जो घंटा है वो सीमित किया जाए, कि लगातार 16 घंटा 18 घंटे काम किए जा रही हैं महिलाएं, घर में भी काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में भी काम कर रही हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है महिलाओं के लिए। कि तो वोट देने का अधिकार जिसके लिए औरतें लड़ी थी ना, तो वो अधिकार अभी भी महिलाओं को कानूनी रूप से, कागजी रूप से तो मिला हुआ है, लेकिन महिलाओं को जब तक अंदर से वोट देने, वो खुद नहीं डिसाइड करेंगे ना कि हमको खुद से अपने से, ये अभी क्या हो रहा है ना,
अधिकतर संख्या में ये हो रहा है कि जो वोट दे रही हैं महिलाएं, वो उनका परिवार का जो पुरुष है वो तय कर रहा है कि अच्छा हम लोगों को इसमें तय देना है वोट, उसमें देना है वोट। तो सही मायने में अभी भी महिलाएं वोट देने का जो राइट है वो नहीं इस्तेमाल कर पा रही हैं, और उसका कारण ये है कि महिलाएं राजनीति में नहीं आई हैं अभी तक। आप देखें कि अभी तक जितनी भी महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, अधिकतर वो किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, बहू है, किसी की पत्नी है। तो वो और इमरजेंसी में आती हैं। आप, मैं उदाहरण किसी का नहीं दे रही हूँ, आप किसी का भी देख लीजिए, बहुत कम महिलाएं हैं। जैसे आपकी बंगाल में ममता बनर्जी हैं या मायावती है, इन बहुत कम, या जयललिता जी हैं, इन लोगों को बहुत कम उदाहरण है जिन्होंने खुद अपने स्ट्रगल से जो राजनीति में आई हैं। लेकिन अभी जितनी भी महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, किसी न किसी परिस्थिति से या मुसीबत से के कारण, कुछ आपदा आ गया घर के पुरुषों पर, नेताओं पर, है ना, तो अपनी पत्नियों को या बेटियों को या बहुओं को ला रहे हैं। तो ऐसे करके आ रही हैं महिलाएं। ये ठीक है, एक तरह से क्या कर सकते हैं, लेकिन खुद से अपनी इच्छा से अगर महिलाएं राजनीति में सीधे वो आती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ज़्यादा संख्या में ऐसे महिलाओं को आना पड़ेगा, और महिलाएं ही महिलाओं को अट्रैक्ट कर पा रही है। आप कल्पना जी को ही देख लीजिए ना, वो जिस तरह से महिलाएं उनको देखकर खुश हो रही हैं, अपनापन फील कर रही हैं, वो मर्दों के साथ नहीं फील कर पाएंगे। तो महिलाएं ही, महिला नेता जब तक नहीं आएंगे तब तक सही मायने में महिला वोटर अपना सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो अंदर से फिर विद्रोह करें कि नहीं भाई हम कल्पना जी को ही देंगे, कल्पना जी को ही देंगे, ठीक है। तो वो कनेक्शन नहीं, कई बार हम लोग गांडे में भी काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे पब्लिक रिव्यू लिया है। महिलाओं का ये कहना था कि महिला अगर हम लोग चुनते हैं तो हमें जाके बातचीत करने में या फिर अपनी समस्याओं को बताने में आसान होगा, वो समझेंगी हमें। ये एक दूसरे से महिला टू महिला वाली उनको फीलिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आएगी ही। देखिए, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं जिसके बारे में पुरुषों से आप बात नहीं कर सकते, है ना। तो महिलाएं चूँकि अगर मान लीजिए कल्पना जी ही आती हैं, तो उससे आप कुछ भी बात करेंगे ना, कुछ भी फील्ड का अनुभव आप उनको बताएंगे कि क्या उनके साथ सिचुएशन हो रहा है, वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि उन्होंने भी वही लाइफ जिया है, तो उनको समझने में आसानी होगी, उस चीज़ से वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो ये जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगे खुद से, तब तक बाकी जो महिला या उनके महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो उभर के नहीं आ पाएंगे। हाँ, रजनी जी, चूँकि आप राजनीति में आ गए हैं तो हम राजनीति सवाल ज़्यादा करेंगे। ये बताइए कि जितने भी पुरुष प्रत्याशी हैं, आप तो लगातार देख ही रही हैं कि किनके क्या बाइट्स आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं महिलाओं के प्रति, महिलाओं को महिला वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं, आपको वो सारी जानकारी है। इन 14 लोकसभा सीट में जो महिला सीट मिला है, उसके अलग से जो पुरुष सीट है, उन उम्मीदवारों को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं उनको, कैसे वे महिलाओं के मुद्दों को रख रहे हैं? आप तो बहुत सारे लोगों को बाइट्स देते हुए देखा होगा, सुना होगा। देखिए, मैं तो देख ही रही हूँ, और इससे पहले भी हम लोग देखते थे, लेकिन चूंकि अब राजनीति में ज़्यादा करीब से आ गए हैं तो ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किस तरह से पुरुष जो हैं वो समझदार होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, महिलाओं के मामले में ना बहुत ही पिछड़े हैं। मतलब उनका जो सोच है या जो जिस तरह से संवेदनशील होना चाहिए महिलाओं को लेकर के, एकदम से उनकी संवेदनशीलता अधिकतर पुरुषों में शून्य है। मतलब देखिए, हम खुली बातचीत करेंगे, इसलिए हम थोड़ा उदाहरण के साथ समझना चाहेंगे किस प्रत्याशी ने इस चुनाव के दौरान क्या कहा, एज अ महिला कहाँ पे ठेस लगी होगी, इस तरह की आप खुल के बात करेंगे तो हमारे दर्शक भी खुल के समझ पाएंगे और हमें भी समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा ही मैं खुद एक उदाहरण हूँ, और कोई भी बात मुझे समझानी होती है जनता को तो उदाहरण देकर समझाना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अभी मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ। हाल फिलहाल में हमारा जो दुमका है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गया था कि एक स्पेनिश महिला के साथ हमारे आदिवासी युवाओं ने ही उसके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया। तो उसमें मैं नेताओं का बयान पढ़ रही थी दुमका क्षेत्र के कि कैसे वो लोग सब लोग बयान दे रहे थे। तो यहाँ पे बीजेपी से जिनका अभी टिकट कटा है और उनका टिकट काट के सीता सोरेन जी को दिया गया है, सुनील सोरेन जी जो पूर्व सांसद थे दुमका के, उनका बहुत ही मतलब असंवेदनशील बयान आया। वो कहते हैं कि कम से कम वो आने से पहले उनको सूचित कर देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अच्छा। कि वो जो टूरिस्ट है उनको दुमका आने से पहले सूचित कर देना चाहिए। तो ये चीज़ मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो नेता है, ये जो सांसद है,
ये लोग स्टेज पे खड़े होकर के भाषण देते हैं, इनका भाषण लोग सुनते हैं, युवा जो है जनता उसका भाषण सुनती है और इन लोगों को फॉलो करते हैं लोग। तो समाज में कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ ना वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। हम लोग बड़े लोगों से ही देख के सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो सुनील सोरेन जी पूर्व सांसद इस तरह का बयान अगर देते हैं कि अगर कोई लड़की कहीं घूमने आ रही है बाहर से या कहीं से भी तो उसको पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। एक तरह से वो विक्टिम शेमिंग कर रहे थे कि आपकी गलती है कि आपने सूचित नहीं किया, इस वजह से आपके साथ ये रेप हो गया है ना। तो आप जो है जो समाज में जिस तरह से पुरुषों की सोच है महिलाओं को लेकर के वो रेप करते हैं या बलात्कार करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्योंकि आप सारा ब्लेम लड़कियों पे लगा देते हैं ना कि आप बिना बताए क्यों आ गए। लड़कियों को जैसे बोला जाता है ना कि आप रात में क्यों घूम रहे थे, या फिर छोटे कपड़े पहन के क्यों घूम रही थी, या ज़्यादा मेकअप क्यों कर ली थी, इसलिए हो गया, इसलिए तुम्हारे साथ रेप हो गया है ना। तुम ऐसे इतना सुंदर सज धज के क्यों जाती हो, इसीलिए लड़के तुमको मतलब वो ये कह रहे हैं कि लड़कों को छेड़ना रेप करना ये उनका राइट है, आप ही सुधर के रहो, आप ही संभल के रहो। फिर तो आप बाद में कहो कि भाई तुम लोग पैदा ही क्यों हुए, पैदा हुए तुम्हारा रेप होना जरूरी है, हम लोग तो काम यही तो हमारा काम है। तो सुनील सोरेन जी जैसे ये इनको बेसिक जो होता है ना, बेसिक ट्रेनिंग इनकी पार्टी जो बीजेपी की है ना वो सिखाती नहीं है कि आप कोई भी घटना अगर होता है तो आपको स्टेटमेंट कैसे देना है। इनको ये नहीं सिखाती है पार्टी कि आप बेसिक फॉर्मेलिटी करना भी इनको नहीं आता है ना। पब्लिक में भी अपना जो गंदा सोच है, गंदी मानसिकता है महिलाओं को लेकर के वो दिखा देते हैं। तो ये एक मैंने देखा। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अभी इस बार खास बात मैं बता रही हूँ, इस बार पूरे नेशनल लेवल का जो टीवी चैनल वगैरह है वो पूरा दुमका या झारखंड में देख रही हूँ, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो लल्लन टॉप पे जो नेशनल लेवल पे काफ़ी फेमस है और उसको प्रोग्रेसिव चैनल कहा जाता है ना, तो वैकल्पिक चैनल के रूप में उसको देखा जाता है। वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू देखा है टाइगर जयराम महतो, उनको जयराम, हाँ गिरिडीह में, उनको टाइगर बोलते हैं। और सारे जो युवा है, यूथ जो है उसका दीवाना है। एक समय में मैं भी उसका भाषण सुनती थी और इस बार भी मेरा क्योंकि मन लगा हुआ था कि कैसे बोल रहा है ये, और मैं ध्यान लगाकर पूरा वीडियो उसका देखती हूँ। लल्लन टॉप में जो इंटरव्यू हुआ जयराम जी का, उसमें मैं पूरा इसका मन लगाकर उसका, क्योंकि वो जिस तरह से तथ्यों को, फैक्ट को, झारखंड की शोषण की कहानियों को पूरे आंकड़े के साथ और तिथि के साथ जिस तरह से जयराम महतो बताते हैं ना, तो वो बड़ा मुझे लगता है कि ये इसको इतना फैक्ट पता रहता है, चलिए लोगों को, जनता को समझ में आएगा। और युवा भी उसको इसलिए ही पसंद करता है कि वो इतना साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से चीज़ों को रख पाता है, समस्याओं को लाइन बाय लाइन रख पाता है। लेकिन लास्ट में उसका एक डायलॉग मैंने सुना, वो कह रहे थे कि उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह से बाहरी जो है, बाहर से आए हुए लोग, चाहे वो बिहार के हों या बंगाल के हों या मुंबई से हों, दिल्ली के, किस तरह से बाहरी लोग झारखंड के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ का ज़मीन संपदा को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाहरी जो लोग हैं वो लुटेरे हैं। तो इस चीज़ को समझाने वो सारा चीज़ बता देते हैं, सारा तथ्य बता देते हैं और बेफजूल में बिना वजह का एक कहावत वहाँ पे चेप देते हैं, एक घटिया सा, हाँ, उदाहरण चेप देते हैं माफ़ी मांगने के सहित कि मैं महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। उदाहरण दे करके इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि लुटेरों की तुलना कर रहे हैं कि लुटेर बाहरी जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो जिसके पास पूंजीपतियों के पास, जिसके वो झारखंड का दुख, झारखंडी लोगों का दुख नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि समझाने के लिए कि बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने कहा। मुझे तब समझ में आया कि जयराम महतो जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, या जब पीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहा था, शायद पीएचडी कर रहा, जो भी कर रहा, उसको एक एक चीज़ पता रहता है। मैं समझ गई कि ये इसका सिर्फ रटंत विद्या है, संवेदनशीलता नाम की चीज़ इनमें नहीं है। आप एक बताइए, एक बाहरी इंसान जो शोषक है, आपके गरीब लोगों को लूट रहा है, शोषण कर रहा है, उसकी तुलना आप एक बांझ औरत से कैसे कर सकते हैं? बांझ वो औरत है, समाज में वो औरत होती है जिसको हर कोई ताना मारता है, हर कोई अपमानित करता है कि तुम्हारा तो बच्चा नहीं है, तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारा बॉडी में इफेक्ट है। जबकि अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसको क्यों ज़रूरी है कि वो प्रसव पीड़ा समझे? पूरी दुनिया का मर्द भी तो बच्चा नहीं पैदा कर रहा, वो भी तो प्रसव पीड़ा नहीं समझ पा रहा, तो आप उसको ताना क्यों नहीं मार रहे? आप एक औरत जो जिसके हाथ में नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर पाएगा, भुक्तभोगी है, वो उसको ताना सुनना पड़ता है। एक पीड़ित है, एक शोषित है, आप उस महिला का बराबरी एक शोषक से कर रहे हैं जो आपके झारखंड में ज़मीन जायदाद आपका लूट रहा है। तो ये
एक तो आपका असंवेदनशीलता है और एक आपकी मूर्खता है कहेंगे, या फिर आपका जो भी है कि आप जो शोषण का जो दर्द आप कहते हैं ना, कि आपको सिर्फ आपका दर्द दिखता है, औरतों का दर्द आप समझने की स्थिति में नहीं है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप औरतों को इंसान नहीं मान रहे हैं, है ना। औरतों की और भी समस्या है, वो बांझ हो सकती है, वो तलाकशुदा हो सकती है, वो विधवा हो सकती है, वो छोड़ी हुई औरत हो सकती है, वो सिंगल औरत हो सकती है जिसकी शादी नहीं हो रही है ना। वो एक बूढ़ी औरत हो सकती है जो विधवा हो गई है, उसको डायन बोल करके गांव में प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे, एक हाउस वाइफ हो सकती है जिसका शोषण घर के सारे लोग कर रहे हैं, सास ससुर कर रहे हैं, उसका एक डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हो सकती है एक औरत जो घर में प्रताड़ित होती है। एक औरतें हर तरह से विक्टिम होती है, मतलब किसी भी तरीके से होती है। एक रेप की सर्वाइवर हो सकती है या वायलेंस की सर्वाइवर हो सकती है। तो आप औरतों को इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप शोषकों से उसकी तुलना औरतों की से कर रहे हैं। और वो जयराम महतो हमेशा ही, उनको मैंने देखा इंटरव्यू में कि ऐसे ही घटिया स्त्री विरोधी उदाहरण दे करके लोगों को समझाते हैं। और मैं आपको इसलिए जयराम जी का उदाहरण दे रही हूँ कि उसको झारखंड का आज युवा, एक एक युवा उसको जानता है, उसका नाम जानता है, ठीक है। उसको लोग फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसा आइडियल आदमी, ऐसा आदर्श आदमी पब्लिक के बीच सरेआम एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे इस तरह का डायलॉग बोलने की हिम्मत करता है, या उसको आदत है, आदत है, और उस आदत को वो सुधार नहीं रहा, उसको कोई टोक नहीं रहा जयराम महतो को, है ना। उसको कोई टोकने वाला नहीं है, उसको क्योंकि सिखाया नहीं गया, समाज ने सिखाया नहीं, पॉलिटिक्स ने नहीं सिखाया, महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, ऐसे लोगों को कौन कॉल आउट करेगा, है ना। मैंने वो कमेंट्स आपका देखा था ललन टॉप के चैनल पे। हाँ। आपने वहाँ पे कुछ लिखा भी था कि इस तरह के शब्द यूज़ नहीं होने चाहिए। एक और वहाँ के व्यूवर ने कहा था कि जयराम जी ने पहले तो माफ़ी मांग लिया ना, आप क्यों बोल रही हैं। तो माफ़ी मांग लिया गया था दीदी। तो जयराम जी या उसके जो फॉलोअर, जयराम जी खुद माफ़ी मांगते हैं कि महिलाओं के साथ मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ। और उसका जो फॉलोअर है वो भी वही कह रहा है कि वो तो माफ़ी मांग लिया है। तो इन लोगों का, इनके जो जयराम जी और इनके जो चेले हैं, इसके जो चमचे हैं, उनका कहना है कि माफ़ी मांग करके हम महिलाओं को अपमानित कर सकते हैं, एक बांझ औरत को गाली दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इनका टेंडेंसी है महिलाओं को लेकर के, इन लोगों का नज़रिया। तो जयराम जी जैसे युवा लोगों को और उनके जैसे बाकी जो भी युवा हैं आजकल, देखिए बूढ़े लोग तो सामंती लोग थे, ठीक है, स्त्री विरोधी थे, उस वक्त हम लोग कह सकते हैं ये बूढ़ा आदमी हो गया, सठिया गया है, या अभी प्रोग्रेसिव माइंड इसके दिमाग में नहीं आ सकता है। लेकिन एक युवा जो अभी युवा है जस्ट, क्या उसको थोड़ा सा भी समझ नहीं है। वो संविधान पढ़ा है, संविधान जो ये लड़का संविधान लेके फोटो चिपकाया रहता है हर जगह। क्या उन्होंने संविधान में हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जो है महिलाओं के लिए लड़ गए थे, है ना। अपने ही सरकार के लोगों से, अपने ही सरकार में जो पुरुष नेता थे उनसे वो लड़ गए थे। तो क्या पढ़ा इन्होंने कि तो दीदी एक बात बताइए, माफ़ी मांग के तब तो आदमी कुछ भी घटनाएं कर सकता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहा हूँ, माफ़ कर दो। बलात्कार करने के बाद भी बोलेगा देखो मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लोग उदाहरण के तौर पे तो ऐसे भी ले सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस माफ़ी मांगने को? बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि इस तरह से आप कह रहे हैं कि सॉरी, मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, है ना, आप बुरा नहीं मानना, मैं आपको 4 थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। बुरा नहीं मानना कि मैं अभी आपको जलील करूँगा, ये वैसे ही बात हो गई। तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। और चूंकि राजनीति में महिलाएं नहीं हैं, उनको इस वजह से ऐसे लोगों को हम लोग बोल नहीं पाते हैं। महिलाएं लेकिन आपने वो इंटरव्यू बहुत गौर से देखा हमें लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू तो सबने देखा है, सबने बस वाहवाही की है, आपने इस पॉइंट को पकड़ा है। मैंने शुरू से ही पकड़ा है जयराम जी का। जब पहली बार मैंने वो उसका नाम आया था सोशल मीडिया में, तो जब हम लोग देख रहे थे उसका वीडियो, और उसी वक्त मेरे ध्यान में एक वीडियो आया था, वैसा ही कुछ उन्होंने महिलाओं को लेकर के ही एक मुहावरा किया था। और फिर मैंने उसके खिलाफ एक पोस्ट भी लिखा था कि इस तरह से हम तो अच्छा आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आप युवा के रूप में, युवा नेता के रूप में आप उभर रहे हैं, उभरिए, अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं को लेकर के आपको संवेदनशील होना। आप महिलाओं, आधी आबादी का मुद्दा, उसका सम्मान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करके अगर आप राजनीति करते हैं, तो हमारे जैसे लोग तो आपको बोलेंगे ही और आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये 2 उदाहरण हुआ दीदी, और किसी प्रत्याशी का देख पाए हैं इस बार के चुनाव में? नहीं, इस बार तो ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा। और
एक चीज़ तो है कि जब से हम लोगों ने बोलना शुरू किया, खास करके झारखंड में, झारखंड के जो युवा हैं काफ़ी बदल गए हैं। जिस वक्त 2 साल पहले जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, जो छुटभैया नेता, आदिवासी नेता या जो भी थे, आदिवासी नेता ही आगे थे, जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे या मेरे मुद्दे को इग्नोर कर रहे थे कि ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने सोहराय में जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर के बात कही थी और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि नहीं ये झूठ बोल रही है, हमारे कॉलेज को बदनाम कर रही है। और अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि जो युवा स्पेनिश महिला के साथ रेप में पकड़े गए हैं वो पढ़े लिखे लड़के थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो आप सोचिए ना कि वो लड़के ऐसा कर पा रहे हैं, तो क्या वो पहली बार कर रहे थे? ऐसा नहीं है, उनको आदत है। वहाँ के लोग बता रहे हैं, हसडीहा और रामगढ़ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो लोग पहले से भी इस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं कर चुके हैं। गांव के लोग विरोध नहीं किए हैं? गांव में तो ये गांव के लोग ही तो इस बार उसको बचा रहे थे कि इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, कि जाने दीजिए हम। आप गाँव में तो यही होता है ना कि जुर्माना दे के छोड़ देना है, ठीक है, मामला थाना में लेके नहीं जाना। हमारे यहाँ तो ये है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि गांव में ही मामला सलटा दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। थाना पुलिस ले जाने नहीं देते हैं गांव के लोग, ठीक है। ये अभी भी है दुमका में? हर जगह है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि पूरे देश में ही है। सिर्फ दुमका की बात नहीं कहेंगे, ये पूरे सोसाइटी की बात है। सिर्फ मैं आदिवासी समाज की बात अब नहीं कहूँगी, ये सारे समुदाय में ही है। जितने भी जो भी लोग पुलिस तक पहुँच नहीं पाते हैं, सरकार तक पहुँच नहीं पाते हैं, गांव देहात में खास करके जो विक्टिम नहीं पहुंच पाती, उसको ऐसे ही दबा दिया जाता है कि आपको बाहर नहीं जाना है। तो मैं वही वापस आती हूँ कि जो मुद्दा उस वक्त हमने शुरू किया था और काफ़ी वजह से मुझे नुकसान हुआ, फाइनेंशियली मुझे नुकसान उठाना पड़ा। अब मुझे जॉब से निकाल ही दिया लगभग उन्होंने, अभी पेंडिंग है मेरा केस। तो उस समय जो लोग नेतागिरी कर रहे थे ना, वो लोग आज हाशिए पर हैं, चले गए हैं। आज उनको कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो एक माहौल तो हमने बनाया है कि जो भी लड़का महिलाओं को लेकर के संवेदनशील नहीं है, हम उनको उनका तो धज्जी उड़ा देंगे, उनको हम समाज से बाहर करेंगे, ऐसे लोगों को। और उन लड़कों को हम आगे करेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखिएगा, आदिवासी समाज में मैं अच्छी चीज़ ही बता रही हूँ आपको, ये हुआ है कि कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लड़के आए हैं आगे कि वो आगे आते हैं और महिलाओं को केस करने के लिए सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। कहीं पे भी उनके साथ थाना या मामला, पुलिस का मामला हो या समाज का भी मामला हो, गांव में जा कर के समझाते। तो ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा परिवर्तन की जरूरत है। बात बताइए दीदी कि ये तो महिलाओं की बात हो गई, पुरुषों की राजनीतिक सोच महिलाओं के प्रति कैसे ये हो गई। एक बात बताइए कि आपके दुमका से बीजेपी की जो उम्मीदवार है सीता सोरेन, उनको लेकर क्या कहेंगे? ठीक ठाक लग रही है, महिला हैं, अच्छा काम करेंगी? अगर जीतती हैं तो क्या लग पा रहा है? तो देखिए, मैंने महिलाओं की जब बात की कि महिलाएं राजनीति में क्यों आए, ताकि वो महिलाओं के मुद्दे को उठा पाएँ, क्योंकि महिलाओं का दर्द महिलाएं ही समझ सकती हैं। और इसी वजह से महिलाओं को ये आरक्षण भी मिला है। कहीं कहीं पे जो पंचायत के चुनाव में तो मिला हुआ है, बाकी लोकसभा या विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ। लेकिन हाँ, एसटी होने का तो जैसे आरक्षण मिला रहता है ना, कि एसटी उम्मीदवार क्यों सीट क्यों दिया जाता है, कि वो एसटी का मुद्दा को लेके आए, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी महिला अगर राजनीति में आती है तो महिलाओं के मुद्दे को वो उभारेगी, ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी आपको उदाहरण दिया कि कल्पना सोरेन के आने की वजह से क्या क्या पॉजिटिविटी महसूस किया हम लोगों ने और क्या क्या फैसले आए सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन सीता सोरेन जी को तो मैं बचपन से जान रही हूँ। जामा जहाँ से वो हमेशा जीतती आई हैं, वो मेरा नानी घर पड़ता है, तो मैं उनको जानती हूँ। और वो कभी कभार ही इलेक्शन के टाइम ही वहाँ आती थी। और मैंने कभी भी दुमका में देखी इतनी सारी घटनाएं हुई, कभी भी मैंने उनको स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा महिलाओं के प्रति। इतने महिलाओं के साथ जो बलात्कार या मर्डर की जो घटनाएं हुई, जामा क्षेत्र में ही इतनी सारी घटनाएं हुई, उन्होंने कभी, या फिर एक होता है ना कि यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया, आ जाना चाहिए, वो कभी नहीं आई अपना क्षेत्र में। किसी विक्टिम से, किसी पीड़िता से मिलते हुए मैंने उनको नहीं देखा, ठीक है। एक तो ये चीज़ महिलाओं को लेकर के उनका ऐसा कुछ नज़रिया नहीं है। दूसरा, ये जो कहते हैं लोग कि उनका घर में उनको सम्मान नहीं मिला इसलिए वो बीजेपी में चली गई, ठीक है। तो अगर कुछ देर के लिए ये भी मान लें कि उनको सम्मान नहीं मिला, बीजेपी में चली गई, तो जैसा कि है कि ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला हो गया। आपको सम्मान नहीं मिला, आप चले गए, आपको पद नहीं मिला, है ना, सत्ता नहीं मिला, आपको मंत्री पद नहीं मिला, आप चले गए, ये तो आपका पर्सनल चीज़ हो गया।
लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के होने के नाते, एक नेता का काम क्या है? पब्लिक के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? आपको कोई वोट इसलिए नहीं देगा कि आपका शोषण हो गया, है ना। लोग मुझे इसलिए वोट नहीं दे देंगे कि मेरे साथ गलत हो गया, है ना। लोग आप मुझसे भी ज़्यादा दुखी जनता है, औरतें हैं, है ना। मैं तो यहाँ पे बैठ के, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, मेरे पास टाइम है यहाँ बैठने के लिए। ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी हजारों, मतलब बहुत महिलाएं हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको ये प्रिविलेज नहीं है कि यहाँ पे बैठ के किसी के साथ बात कर सके बाहर में आके। उनको दिन भर घर में काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, घर में काम करती हैं, बाहर जाके काम करती हैं। तो वो महिलाएं आपको क्यों वोट देंगी? सीता सोरेन को क्यों देंगी? आपको अपना दुख दिख रहा है भाई, आपसे ज़्यादा दुखी वो हैं। अगर वो वोट देंगे तो क्या आपका दुख देख के देखेंगे? आपने तो उनका दुख देखा नहीं ना। तो अगर आप एक नेता के रूप में कह रही हैं कि वो कैसी महिलाएं हैं, तो वो एक से जस्ट महिला है, एक बॉडी से महिला है। महिला वाला जो मुद्दा उनके पास होना चाहिए, एक महिला नेत्री से जो हम लोग उम्मीद करते हैं, वो तो नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। और वहाँ जा कर के वो कहती हैं कि जय श्री राम बोलो। एक आदिवासी लोगों को वो सिखा रही हैं जय श्री राम बोलो। उनके जामा के लोग बता रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये तो आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। दूसरा, आदिवासियों का जो कल्चर है, जो नेचर है, आप उस कल्चर को ख़त्म कर रही हैं। उसका जो धर्म है, आप उसका धर्म को ख़त्म करना चाह रही हैं। आप सारे आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप महिलाओं के किसी काम की नहीं है भाई। आपका अपना दर्द इतना भी बड़ा नहीं, आप सुखी संपन्न, आपको खाना मिल रहा है, आपकी बच्चियां चमक रही हैं, उनका चेहरा चमकता है, दमकता है, कोई कमी नहीं है। उससे ज़्यादा बुरे हाल में यहाँ की आदिवासी औरतें हैं। आप उन औरतों के लिए कितनी दुखी, आपने क्यों देंगी वो आपको वोट? ठीक है, तो महिला होने की वजह से भाई मुझे तो कोई सिंपैथी नहीं है उनके प्रति। हाँ। लेकिन एक बात हम बहुत गौर कर रहे हैं रजनी दी के बातों में कि बहुत परिपक्वता के साथ आप मुद्दों को पकड़ पा रही हैं कि भाई वोट क्यों करे आपको। और आपने ये उदाहरण दे कि अगर इस चीज़ को समझाना चाहा है तो गलत उदाहरण है। हमें लगता है आप हर चीज़ों पे बहुत गहन चिंतन वगैरह कर रही हैं बढ़िया से। देखिए, मैं इधर हाल फिलहाल में मेरी जो सोच है ना काफ़ी बदली है। मुझे ऐसा लगता था कि महिलाएं हर जगह हर हमेशा विक्टिम ही होती हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको कि महिलाएं भी इसी समाज की हिस्सा है ना। शोषण, देखिए शोषण का ना बेसिकली जेंडर से कोई संबंध नहीं होता है। शोषक वही बन जाता है जो पावर में आ जाता है या गलत लोगों के संगत में आ जाता है। एक इंसान में, एक मर्द भी अच्छा इंसान हो सकता है, जैसे बाबा साहब है हमारे, है ना, बिरसा मुंडा थे। शिबू सोरेन के अंदर इतना दर्द था कि वो लड़ रहे थे महाजनी प्रथा के खिलाफ उस वक्त, है ना। तो अच्छा इंसान, दयालु इंसान, संवेदनशील इंसान कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो संवेदनशीलता का जेंडर से कोई संबंध नहीं है। अगर सीता सोरेन को हम इस बात की छूट नहीं दे सकते कि वो महिला है तो वो भाई वो उसको रिस्पेक्ट करो, नहीं, महिला होने की वजह से तो रिस्पेक्ट मिलेगा उसको, लेकिन अलग से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप अपना काम करके दिखाइए मुझे। बाकी सभी महिला नेताओं से भी मुझे कोई, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो नहीं कर रही हैं उनके बारे में हमें नहीं बात करना। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आए तो कुछ तो अच्छी महिलाएं होंगी जो देखेंगे, काम करेंगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल ये दीदी कि चुनाव तो अब आखिरी चरण पर है। आज लास्ट प्रचार प्रसार का दिन है। 1 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है, 4 तारीख को सत्ता बन जाएगी, जिसकी भी बने, है ना। बनने के बाद क्या है आगे की प्लानिंग? विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, कैसे पूरे दुमका में घूमना है, कैसे महिलाओं के लिए काम करना है, कुछ रोड मैप वगैरह आप, क्या रणनीति आप बना पा रहे हैं? मैं पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसा कुछ करने का सोच नहीं रही हूँ। मैं छोटा से अभी 0 से शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले देखिए मेरा जो काम का क्षेत्र था बिल्कुल अलग था, जॉब था। मैंने पूरा जीवन अपना जवानी पढ़ाई में, ग्रेजुएशन, पीजी, फिर मैंने नेट किया और फिर मैंने टीचिंग शुरू किया। तो आधा जीवन मेरा यही सब चीज़ में चला गया। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि हाँ, ऐसा होता है बहुत बार कि आपका अचानक से लाइफ बदल जाता है। तो ये पुराना जो क्षेत्र था जिसमें मेरा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उस चीज़ को मैंने पीछे छोड़ दिया और फिर बिल्कुल नए तरीके से। तो ये जो सारवा क्षेत्र हुआ देवघर जिला का, अभी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, ये सारवा में यहाँ पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा पैतृक आवास है, पिताजी का आवास है। तो यहाँ से मैंने सोचा है कि मैं यहाँ इसी सारवा ब्लॉक से ही अपना काम शुरू करूँगी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना सबसे ज़्यादा
ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ महिलाओं को मैं राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करूँगी या जोड़ूंगी, तो सबसे पहले मैं वो देखूँगी कि उनको आर्थिक लाभ यहाँ से रोज़गार कैसे मिल रहा है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही है ना, आप देखिएगा, मैंने एक चीज़ वही देखा, नोटिस किया पार्टियों में कि पार्टी से जुड़े हुए जितने भी पुरुष हैं, लोग हैं, वो लोग किसी न किसी रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। उनको जानकारी है, नॉलेज है, कांटेक्ट है की वजह से वो मेहनत कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो है ना, वो सिर्फ भीड़ के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। भीड़ के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है बस, और वोट देने के लिए, क्या वोट देने के लिए उसको पूछा जाता है उस दिन, और कहीं पे मीटिंग रैलियों में आने के लिए वो अपना हंसुली, वो डाभा वगैरह ले करके बस फोटो वगैरह करने के लिए आ जाती है। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच में अगर आप पॉलिटिक्स में 1 मिनट भी टाइम दे रही हैं, तो उस टाइम का कीमत आपको मिलना चाहिए। आप रोजगार कीजिए, आपको सरकार रोजगार दे, आपको ट्रेनिंग दे। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि जब भी हमारी मीटिंग हो तो महिलाओं को किस तरह से, मैं अपनी कार्यकर्ताओं को किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त करूंगी, मैं उसके लिए हमेशा से प्रयास करूंगी। और यही मेरा है कि पहले अपना सारवा से शुरू करना है, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना है। मतलब पहले जड़ को मजबूत करना है, उसके बाद फिर जड़ तना पेड़ को फैलाना है। फिलहाल रजनी मुर्मू जी हमारे साथ थी। रजनी दी के बोलने के अंदाज से ही समझ सकते हैं कि दीदी महिलाओं के मुद्दों पर, या आप कह लें कि नेत्री हो गई हैं, तो अब पुरुषों के मुद्दों पर भी बहुत खुल के बातचीत करती हैं। दीदी में ख़ास बात वही है कि ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये सोच के बात नहीं करती है। अपने मन की बात को दुनिया के सामने बढ़िया से उजागर करती हैं और उदाहरण के साथ, तर्कों के साथ बातचीत करती हैं। फ़िलहाल हम सारवा में आए हैं तो हमें लगा कि रजनी दी से बात करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के मुद्दों पर अच्छी खासी जानकारी रखती है। आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे ना, एक एक पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि दीदी ने एक एक वीडियो पर, एक एक नेताओं के भाषण पर कितना रिसर्च किया है, कितनी उस पर ध्यान देकर चीज़ें सुनी है, समय दिया है। और ख़ास बात यही है राजनीति की कि आपको हर पॉइंट पर, हर मुद्दों पर समय देना होगा, समझना होगा, उसके बाद बातों को रखना होगा। फ़िलहाल दीदी ने बहुत कीमती समय हमें दिया है, धन्यवाद दीदी। और उम्मीद है चूँकि आप अभी राजनीतिक क्षेत्र में आई हैं, महिलाओं के मुद्दों को ठीक से समझ पाती हैं आप शुरू से ही, तो उम्मीद है कि सारवा की जो महिलाएं हैं, हम दूसरी बार विधानसभा चुनाव में आए तो आपके साथ साथ महिलाओं को भी बोल्ड अंदाज में बात करते हुए सुने। फिलहाल रजनी दी हमारे साथ थी, कोशिश करेंगे इस तरह की बेहतरीन महिलाओं से आपसे मिलवाने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।